हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो एवरीबॉडी कैन शो गाइस। यार आज की ये क्लास जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विद द ऑसम डे। यार आज का दिन ना बहुत बेहतरीन है। ओके सो आज धूप निकली है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, वरना कई दिन से बारिश ही हो रही थी। तो बारिश में आपको पता ही है थोड़ा मजा नहीं आता, उतना मजा आता है कुछ दिन आता है बट उसके बाद नहीं आता, फिर थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। बट आप शिमला शहर के अंदर बेहतरीन मौसम है। ओके बेहतरीन मौसम है। तो वेक्टर की ये सेकंड लेक्चर हमारे पास होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी बेसिक आपके पास जा चुका है और आज इसके जो मेन पॉइंट है सारे कवर आज ही होंगे, तो आप बढ़िया तरीके से उनको सीखेंगे। क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं और देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर इज नॉट फॉर कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बट इसका यूज होता है फिजिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, क्योंकि इसके यूज से हम फिजिक्स को बहुत औसम तरीके से सीख सकते हैं। ओके 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 एंड ओके, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप, प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस करते रहना, सॉल्व करते रहना, साथ के साथ करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ठीक है, ऐसे मत करना, ठीक है। तो साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक चीजें हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। ओके सो व्हाट इज दैट सर। आज हम बात करेंगे एडिशन। जैसे मैंने आपको बताया था ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉज जो ऐड कराते हैं वेक्टर्स को, किन लॉज के अकॉर्डिंग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई एडिशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। वैसे तो चलो बता देता हूं थोड़ा सा एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में आपको। वैसे तो देखो, पहले ऐड करना देखेंगे फिर मल्टीप्लाई करना देखेंगे, बस दो ही चीजें होती है इसमें, से ज्यादा इसमें कुछ करना वरना है नहीं। उतना मैथमेटिकली डीप में नहीं जाना, जितना मैथमेटिकली आपने उतना इसमें रिसर्च नहीं करनी है। आपको बस उतना आना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशंस में हेल्प कर सके और जो चीजें डायरेक्ट आती है हम उनको यूज कर सके, ठीक है। देखो, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए दो लॉ बताए गए हैं। फर्स्ट लॉ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ट्राइंगल लॉ, ठीक है। ट्राइंगल लॉ आपको पता है ये क्या होता है सर। देखो भाई ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत फंडामेंटली आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। सपोज करो आप अपने किसी एक दोस्त से मिलने जा रहे हो, ठीक है ठीक है। तो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, आप ध्यान से देंगे, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया। पहले स्टोरी सुनो, ये मुन्नू है, ये मुन्नी से मिलने जा रहा है, ठीक है। मुन्नू मुन्नी से मिलने जा रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये मुन्नू है बॉस, ठीक है, और इसने चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया इसने, और चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ पे जाके ये रुक गया। मुन्नी इसको यहाँ पे मिलती है, ठीक है, मुन्नी इसको यहाँ पे मिल गई। तो ये यहां से चला था और यहाँ पे रुका, समझ रहे आप। फिर इन दोनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर मुन्नी पहले से ही यहाँ पे थी भाई, ठीक है, वो पहले से ही यहाँ पे थी, वो इसका इंतजार कर रही थी यार, ठीक है, वो इसका इंतजार कर रही थी। ओके, तो अब ये दोनों मिले और दोनों ने बोलना था कि यार हमने आज मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है। तो ये बंदा और ये दोनों के दोनों यहां से इधर चलने लगे और ये यहां से इधर को जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब ये इधर को जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे कहीं यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो बेसिकली ये चल क्या रहा है, ठीक है, आप समझ लो इसकी लॉजिक क्या है, इसका वेक्टर ट्राइंगल एडिशन लॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब ये बंदा इधर जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन ये थी, देखो ये है ना, और यहां से यहां तक जाने पे पॉइंट बी मान लो कुछ, इसको यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करी है इसने। फिर यहां से यहां तक जाने में, बी से सी जाने में, दोनों मिलके इधर जा रहे हैं। अब उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, देखो पहले वो इधर जा रहे थे, मतलब उनका डायरेक्शन ये था, लेकिन अब वो इधर जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आगे भी जा रहे हैं और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। वो बोल रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन में जो वेक्टर होते हैं उनको हम कैसे ऐड करें, हमें कैसे पता चलेगा वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये सीखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो भाई ध्यान से, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे रुका, तो पता क्या करो, एक वेक्टर बना दिया तुमने, ये दिस इज योर वेक्टर ए, ठीक है। और चूंकि यहां से चला, तो याद करो जहां से हम चलते हैं वो हमारी टेल हो जाती है और जहां पे रुकते हैं वो हमारा एंडिंग पॉइंट एरो हो जाता है, ठीक है। फिर वो यहां से इधर चले तो यहां तक गए, तो सपोज करो नया वेक्टर हो गया आपका बी। तो आप ध्यान से देखो, जब भी किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, मतलब जहां पे वेक्टर, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाए, ठीक है, एंड दिस इज द कंडीशन दैट वी कैन ऐड दीज टू वेक्टर्स डायरेक्टली। मतलब हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और एक नया वेक्टर बनेगा सी, जिसको ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट नया वेक्टर बनेगा। तो सर दो वेक्टर को ऐड कब करेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, जब केवल एंड केवल एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलेगा, समझना। तो सर ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो नया वेक्टर बनना है, इनके सम से जो नया है ये कहां पे होगा, पहले वेक्टर की टेल ले लो और दूसरे वेक्टर का हेड ले लो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो,
बस ये होता है तरीका, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दो, इसकी टेल इसके हेड को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, ये थर्ड वेक्टर आएगा, या इसी को इसका रिजल्टेंट भी कह सकते हो आप। तो इन दोनों का जो सम है वो ये है। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया, एक तरीके से ट्रायंगल बन गया, इसलिए इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू ऐड द वेक्टर्स, है ना। फिर से बता देता हूं, सपोज करो ये आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, और इधर से कोई आ रहा है वेक्टर बी। अब आप देखो इस पॉइंट पे वेक्टर ए का भी हेड है, वेक्टर बी का भी हेड है, हम ए और बी को ऐड नहीं कर सकते, हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। एक का हेड होना चाहिए, एक का थोपड़ा होना चाहिए, एक की टेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका हेड है, इसका भी हेड है, तो नहीं किया जा सकता, तो हमें इसकी टेल बनानी पड़ेगी, ठीक है। हमें इसकी टेल ये वाली होनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, बस आपने इस पे ध्यान देना है, फिर हम ऐड कर सकते हैं दो वेक्टर्स को, ठीक है। आप बोलोगे यार सर इसको कैसे करेंगे, देखो कंडीशन बिल्ड कर लो, या तो ए को रिवर्स कर दो या बी को रिवर्स कर दो। तो कैसे लिखोगे, देखो मान लिया मैंने ए को ऐसे ही रखा, ए को मैंने ऐसे ही रखा, बी को मैंने रिवर्स किया। पहले देखो ऐसे था ना, आपका चारा मेरी तरफ था, मेरा चारा इधर, आपका चारा मेरी तरफ, मैंने बोला परे कर अपना चारा, तो आपने परे कर लिया, मतलब ये इधर चला जाएगा, तो इसकी टेल यहाँ पे आ जाएगी और ये इधर गया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और जब वेक्टर में डायरेक्शन चेंज हो तो माइनस साइन लेते हैं, वेक्टर में अगर डायरेक्शन चेंज होना तो माइनस साइन लेते हैं। जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरा चारा आपकी तरफ है, अभी मैं ऐसे हो जाऊंगा तो मेरा चारा इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं, क्योंकि इधर जाने पे मैं आपको देख नहीं पाऊंगा ना, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चेंज होती है तो माइनस साइन लेते हैं। अब देखो कंडीशन फुलफिल, इसका हेड और इसकी टेल, सो वी कैन ऐड देम नाउ, इसको इससे मिला दो, तो ये जो नया वेक्टर बना सी, ये बन जाएगा ए प्लस, लेकिन माइनस वो आप बी लेना, और ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी भी लिख सकते हो आप। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अल्टीमेटली a में माइनस बी ऐड हो रहा है, ठीक है, वहां से इनका सब्ट्रैक्शन आ गया है। तो ध्यान रखना भाई, ये वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ होता है इसके अकॉर्डिंग, और यही अप्लाई होता है यार हर जगह, ठीक है, यही अप्लाई होता है। जब भी एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट हो, समझ जाना हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, समझ जाना हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके 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 बॉस, कंडीशन याद रखनी है और इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका यूज हमने न्यूमेरिकल में करना है, पूरी फिजिक्स में करना है, कंप्लीटली करना है। क्या बात कर रहे हो, पूरी फिजिक्स में करना है। आपने पढ़ा होगा एक पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ ही तो यूज किया करते थे मोस्टली, तो कैसे करना वही चेक करते हैं, ठीक है। ओके भाई लोग, सो अब हम बात करने वाले पैरेललोग्राम लॉ की, मतलब ये कैसे यूज होता है वेक्टर को ऐड करने के लिए। देखो भाई वैसे तो ट्रायंगल ही यूज होगा इसमें, लेकिन ये एक ऐसी शेप बना लेगा जो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए पैरेललोग्राम का लॉ इसको मान लिया जाता है, ठीक है। कैसे सर, देखो सबसे पहले देखो कि सर जब हमारे पास, देखो दिमाग में ना क्वेश्चन अराइज किया करो, है ना, सोचा करो, है ना, केवल पढ़ने ही जरूरी नहीं होता है, लाइक आपने इमेजिनेशन करनी है, आपने सोचना भी है कि यार सर जब हमने वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ सीख लिया तो पैरेललोग्राम लॉ क्यों सीख रहे हैं। यस ऑब्वियस है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझो। ये लॉ इसलिए हमें सीखना पड़ता है जब भी दो वेक्टर कोइनिशियल हो, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। कैसे सर, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि सर ट्रायंगल में ना हमने तब ऐड किया था जब एक का हेड दूसरे की टेल एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर दो वेक्टर के, एक वेक्टर ये रहा, लेट्स सी ए वेक्टर है, ठीक है, और ये इसकी टेल है, फर्स्ट वेक्टर की टेल है ये ए की, और दूसरे की टेल भी इसी पॉइंट पे हो, दूसरे की टेल भी इसी पॉइंट पे हो, दोनों की टेल है, देखो दोनों की टेल अगर कॉन्साइड हो रही है, दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे है, या दो वेक्टर एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं एक ही पॉइंट से, उनको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स, एक ही पॉइंट से जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप और मैं, हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं और हमने बोलना है कि चलो हमने रेस लगानी है, ठीक है, मेरा चारा इधर है, आपका चारा इधर है, और रेस लगानी है, तो हम एक ही पॉइंट से भागेंगे ना, एक साथ एक ही पॉइंट से जब हम निकलते हैं तो उसको बोलते हैं कोइनिशियल। तो जब भी कभी दो वेक्टर इस तरीके से किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो कि दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे होती है, तो उनका एडिशन हमेशा पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यार ट्रायंगल लॉ बोलता है कि एक का हेड दूसरे की टेल होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो दोनों की टेल है, देख लो दोनों की टेल है, और उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा है, थीटा, ये किसी एंगल पे आया थीटा, तो दोनों की टेल है। तो दिस इज नॉट द कंडीशन कि हम ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम इसको ऐड कर सकते हैं, पर चूंकि ट्रायंगल लॉ ही स्टैंडर्ड है तो उसी को बनाना पड़ेगा, एडिशन तो उसी के थ्रू करना पड़ेगा। तो सर पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं इसको, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो कैसे सर, देखो
अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं और मुझे इसे ए को बी के साथ ऐड करना है या बी को ए के साथ ऐड करना है, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर यहाँ पे एक्ट कर रहा है ये वाला, इसको उठाएंगे यहां से और ट्रायंगल वाली सिचुएशन बनाएंगे। मतलब इस वेक्टर को उठा के अगर मैं यहां पे बना दूं, ऐसे देखना, ऐसे वेक्टर बी मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर उठाया और यहां रख दिया, तो इसकी टेल यहां पे आ गई। तो देखो ए का हेड बी की टेल, अगर मैं ऐसे कर दूं तो आप खुद मुझको सोच के बताओ कि यहां से ये पहले की टेल है और ये बी का हेड है, यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इनका रिजल्टेंट नहीं आ गया मेरे पास ये, एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट आ गया कि नहीं, मतलब इनका एडिशन आ गया, कोई नया वेक्टर आ गया कि नहीं। मतलब मैंने इसकी हेल्प से और उसकी हेल्प से ट्रायंगल लॉ यूज कर लिया, देखो ठीक है, प्रोजेक्ट कर दिया इसको यहां से उठा के, यहाँ पे बन गया बन गया बन गया। आप बोलोगे यार सर हम ऐसे ही ए को उठा के भी तो बी पे रख सकते हैं, बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं। देखो अब ध्यान से, अगर बी को आप यहीं रख रहे हो, इसकी ये टेल है, ये इसका हेड है, ए को उठाओ, उसकी टेल यहां से उठाओ और टेल को यहां पे कनेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है, ये टेल हो गई ए की, ये ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। आप देख सकते हो इसकी टेल है और बी का हेड है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं और अभी भी इनका रिजल्टेंट सेम ही है। क्यों? क्योंकि इसकी टेल यहीं पे है, इसका हेड यहाँ पे है, तो यही लाइन इनका रिजल्टेंट होगी, अभी भी यही लाइन। और ये जो शेप यहाँ पे बन चुकी है, ये पैरेललोग्राम बन गया एक, ठीक है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ए बी ऐड कर सकते हैं, बी में ए बी ऐड कर सकते हैं, तो बी प्लस ए करो या ए प्लस बी करो, बात तो सेम ही नहीं रहेगी। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे, एडिशन आ रहा है ए प्लस बी, तो हमने क्या किया कि इनिशियली दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे थे, टेल टू टेल, हमने उनको ट्रायंगल लॉ का यूज करके कन्वर्ट किया और अपना सम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और चूंकि एक शेप बन चुकी है पे पैरेललोग्राम की, इसलिए इसको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे ना बॉस, दिमाग में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब पता है सबसे भयंकर मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जब दो वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, ये भी एक वेक्टर ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो now we have to find what is that sir, magnitude, है ना, magnitude of sum of two vectors, sum of, ठीक है ना, टू वेक्टर्स, ठीक है, ये है बस मेन मुद्दा, ठीक है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, ये जो वेक्टर है ना, ये इन दोनों का सम का वैल्यू है इसका, मतलब ये सम का रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे या सिंपली आर लिखेंगे, या चूंकि आर की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी भी लिख सकते हो, ए प्लस बी। तो भाई ध्यान से समझना, अगर कहीं पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पे दो ये मॉड लगा होगा ना, ठीक है ना, तो समझ जाना है हमें ए प्लस बी के सम का मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसी पैरेललोग्राम का यूज करते थे, याद करो, +1 आप डेरिवेशन किया करते थे, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बाकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। अब इसको निकालना कैसे, ये हमने सीखना है कि ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, क्योंकि ये तो वेक्टर सम है, हमें चाहिए ये मैग्नीट्यूड, या तो ये, या ऐसे लिखो एक ही बात है, या चूंकि आर की वैल्यू ये होती है तो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। याद करो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता था, जब एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम करते थे, एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, याद करो एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट है, ये देखो ये रिजल्टेंट आर इनके बीच में है, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का मतलब आर निकालना है, या मॉड ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, तो याद करो हम फॉर्मूला यूज करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो यूज करते थे, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यही होता था भाई। थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जिससे आपकी माइंड में एक कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन चली जाए और आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाए कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे, तो ध्यान से समझते रहना और ध्यान से दिमाग लगा के बैठे रहना और एनालाइज करते रहना और तुरंत सीखते रहना, ठीक है। अब देख लेते हैं यार, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वो किस तरीके से लिखा है, और उस पर क्वेश्चन को देखो। ये तो मतलब मान के चलो ब्रह्मास्त्र है, वेक्टर हम सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि पूरी फिजिक्स में इसका यूज होना है, तो कभी भी कैसे याद रखना है, ठीक है। तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा यार सर कि दो वेक्टर का सम ही लेंगे जब भी कभी एक पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे होंगे, मतलब उनकी टेल एक ही पॉइंट पे होगी, बस समझ जाना कैसे सर। जैसे अभी बताया मैंने,
एक वेक्टर सपोज करो इधर है कोई वेक्टर ए, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्स से लेके वेलोसिटी से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। तो इसी पॉइंट पे दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी, ठीक है सर, और ये एक ही पॉइंट पे है, दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे, और इनके बीच में कुछ एंगल भी दे रखा है थीटा, मान लो इनिशियली कुछ एंगल, और हमें पता है ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा कहीं, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है, दोनों के बीच, वो तो है थीटा, लेकिन रिजल्टेंट इस ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा होगा, रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो होगा अल्फा। मतलब रिजल्टेंट कितने एंगल पे इसके साथ एक्ट कर रहा है, तो समझ जाना जब भी एक सिंगल पॉइंट पे दो वेक्टर काम करे, ये और ये, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये, यू कैन कैलकुलेट दैट रिजल्टेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, या तो आर लिखो इसको, या मॉड ऑफ आर लिखो, या सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखो, है ना। और जब भी एक पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट करेंगे, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमेशा यही यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही यूज करना है। Where theta is the angle between A and B, not between RB या RA, रिजल्टेंट का एंगल नहीं है, वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये, ध्यान देना। एक ही जगह कुछ भी होगा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नॉर्मली डायरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। अब दोस्तों कभी कभी वो पूछ लेता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताओ, उसकी डायरेक्शन भी पूछ लेता है, ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ सर, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इनमें से किसी एक वेक्टर के साथ, लीस्ट वेक्टर या जो भी वो बोले, वेक्टर ए के साथ मैंने मान रहा हूं, तो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है इसकी डायरेक्शन होती है। तो tan अल्फा जब भी जरूरत पड़े, जब भी आपको न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन गिवन हो या उसका एंगल गिवन हो, तो समझ जाना ये फॉर्मूला यूज होगा। और ये फॉर्मूला होगा क्या, याद रखना, b sin थीटा ओवर, यानी सेकंड वेक्टर जो है ये सेकंड वेक्टर ओवर a प्लस बी कॉस थीटा, ये आप याद रखेंगे और आप यूज कर सकते हैं आराम से। ये दो रिलेशन वेक्टर में आपके लिए बहुत औसम है, ये तो सबसे ज्यादा औसम है, ठीक है। मतलब ये तो तुम्हारा पीछे ही नहीं जोड़ेगा ना, ये बन गया आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये तो मतलब याद रखना, कंडीशन मैंने बता दी कि कभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। जैसे दो फोर्स एग्जाम, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, दो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, एक इधर एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन और एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। तो पहले मैंने देखा दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे है, तो इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा, और सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा, इसको मान लूंगा मैं ए, फोर्स को इसको मान लूंगा मैं बी, और ये एंगल हो गया आपका थीटा, तो पुट कर देना यार, आंसर आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यूज करना होता है, ठीक है। अब कभी भी अगर आपको रिजल्टेंट लिखना है, ये तो है सम का, ठीक है, अगर दो वेक्टर के डिफरेंस का लिखना है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां पे जो प्लस है बस यहां माइनस ले लेना, फिर आपको कन्वर्जन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब भी कभी डिफरेंस का, दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना हो, देन यू कैन यूज दिस रिलेशन, यू कैन यूज दिस रिलेशन, ठीक है। बस यहाँ माइनस ले लेंगे, आप ए बी की जो भी वैल्यू पुट दे रखी होगी वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यार बता देगा वो, खुद ही कंडीशन बताएगा, अगर वेक्टर में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट बता देगा ए माइनस बी है या ए प्लस बी है, वो खुद ही बता देगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे ये दोनों फोर्स है ना, केस नंबर 1, ये थोड़ी सी मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, ठीक है। केस नंबर 1, अगर इसी पॉइंट पे ये एक फोर्स तो इधर लग रहा था वेक्टर ए, अगर दूसरा वेक्टर बी इधर ही एक्ट करने लगे, तो ध्यान से समझो, वेक्टर बी पहले यहाँ था, अब वेक्टर बी जो यहाँ पे था ये धीरे धीरे रोटेट करके ए के ऊपर लाई कर गया, तो ए के ऊपर लाई करने का मतलब थीटा 0 हो जाना। तो जब भी कभी एक पॉइंट पे दो फोर्स या दो वैल्यू एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, ठीक है। पहले इधर था, अब ये इधर आ गया, गैप ही खत्म हो गया ना उनके बीच, ऐसे समझो यार, ऐसे समझो, ये एक मेरा आता है, ये मेरा आता है, ठीक है। तो इस मेरा ये हाथ और इस हाथ के बीच में एक एंगल नजर आ रहा है आपको, गैप, तो ये हाथ अगर इसी के ऊपर लेट जाए तो गैप खत्म तो एंगल खत्म, तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर एंगल 0 हो जाए, मतलब एक पॉइंट पे दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, या 3 4 5 6 7 कितने भी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो इधर, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और याद करो बचपन वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी कभी एक पॉइंट पे बहुत सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उनको डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है।
उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट ऐड किया। अगर दो है तो दो लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ सर एक ही पॉइंट पे एक फोर्स ये रहा F1, एक फोर्स ये रहा F2, एक फोर्स ये रहा F3, एक फोर्स ये रहा F4 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, तो सबको ऐड कर दो, इस पे सबको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। और भी होंगे तो और भी ऐड कर सकते हो क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, सबके बीच में जो एंगल है वो जीरो ही है, ठीक है। इस तरीके से यही काम आएंगे आपके रिजल्ट्स ही काम आएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से उस पॉइंट पे, उस सिंगल पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, यही काम आएगा आप लोगों के। तो यार सर अब क्या करेंगे, अब बहुत सारी चीजें हैं, आराम से देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। अगर ये केस नंबर 2 मान लो आप इसको, ठीक है। केस नंबर 3 पे आ जाओ। केस नंबर 3 में क्या होगा, देखो अगर उस पॉइंट पे कुछ फोर्स इधर एक्ट कर रहे हैं, मान लिया एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है उस सिंगल पॉइंट पे, तो देखो एक फोर्स इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट का मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है कि नहीं है। सो तभी तो बोलेगा उनको अपोजिट, 180 डिग्री का एंगल है, और cos 180 होता है -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इस पॉइंट पे, जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a वेक्टर, वेक्टर हटा सकते हो मैग्नीट्यूड माइनस बी, आप उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। आप बोलोगे यार सर अगर इधर बहुत सारे फोर्स हैं उनको अलग ऐड कर लेना, इनको अलग ऐड कर लेना, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपल है, ठीक है। तो जब भी कभी दो वेक्टर के बीच में जो एक सिंगल पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अपोजिटली काम कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिटली, जैसे मैं किसी चीज को इधर खींच रहा हूं, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, तो मैं इधर कर रहा हूं, आप अपनी तरफ कर रहे हो, तो हमारे बीच में 180 का एंगल बन जाएगा ना, ठीक है। उसकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो सब्ट्रैक्शन आएगा, नॉट एडिशन। एडिशन कब आता है, मैं किसी चीज को जोर लगा के खींच रहा हूं, आप बोलोगे यार सर आपसे तो खींच ही नहीं रहा है, चलो हम आपकी हेल्प करते हैं, तो मैं उसको खींच रहा था, आपने भी पीछे से आके खींचना स्टार्ट किया मेरी डायरेक्शन में, तो वो चीज खींच के आ जाएगी क्योंकि फोर्स बढ़ गया होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ऐसे समझ जाना, ठीक है। ओके सर, ये हो गया केस नंबर 3, ये आपने याद रखना है। अच्छा एक केस और देखते हैं, जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। उसने बोला केस नंबर 4, ठीक है, वो क्या है सर, अगर उसी पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे एक ये रहा और एक वाई एक्सिस की तरफ है, एक है एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई, तो एक्स और वाई में चूंकि एंगल 90 डिग्री होता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आर, चूंकि cos 90 जीरो हो जाएगा, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि आप सबने किया था तो आप बेसिक को समझेंगे। cos 90 पूरा जीरो, तो ये बचेगा केवल। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा हमेशा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यू कैन यूज दिस डायरेक्टली टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। बट अगर ना तो एंगल जीरो हुआ, ना 180 हुआ, ना 90 हुआ, कुछ और हुआ, इन तीन एंगल के अलावा कुछ और हुआ, ना तो जीरो है, ठीक है, ना 180 है और ना 90 है, इनके अलावा कुछ और हुआ, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 50 डिग्री, व्हाटएवर, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका, जरूरी है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डिफरेंस के लिए कैसे क्या करना है ना, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप कंसेप्ट अप्लाई कैसे करोगे, ये सब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि तभी मजा आएगा ना जब क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके यार, सो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं भाई, जो कंसेप्ट हमने सीखा है, क्योंकि यही तो शानदार कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, जो पूरी फिजिक्स में यूज होगा, हर चैप्टर में मैक्सिमम इसका यूज होगा। जहां न्यूमेरिकल की बात करेंगे, रिजल्टेंट की बात करेंगे हम लोग, वहां पे ऑब्वियसली इसका यूज होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए, जिससे आपका फंडामेंटल कंसेप्ट हो जाए एकदम बेहतरीन क्लियर। देखो भाई, कुछ तो जनरल क्वेश्चंस लूंगा पहले, ठीक है। कैसे सर, एग्जांपल नंबर 1, आप ध्यान से देखते जाना, जो डीपीपी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं बढ़िया तरीके से। एक रेफरेंस बुक जल्दी ही मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बाकी सारा मटेरियल डीपीपी फॉर्म में मैं आपको दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे साथ साथ में। बस इतना मटेरियल आपने करना है एटलीस्ट, ठीक है ना, ये करना ही करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो भाई, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, अगर सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि इधर एक फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का, और इस पॉइंट पे ही दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी 10 न्यूटन का, और इनके बीच में जो एंगल दे रखा है दैट इज 60 डिग्री इस पॉइंट ओ पर। ध्यान से समझो, अब आपसे पूछा गया फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ओ, आपसे पूछा है फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, इसी से आपका फंडा क्लियर होगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। अब देखो ध्यान से, क्या देखे सर, ध्यान से देखो, ओ पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है भाई, दो फोर्स दे रखे हैं, तो इसको मान लो F1 और इसको मान लो F2, या इसको मान लो A,
इसको फोर्स मान लो बी, तुम्हारी मर्जी है, जैसे हमने वेक्टर ए बी माना है तो तुम्हारी मर्जी है, F1 F2 फोर्स बोला है तो हमने F1 F2 भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हो, वो डिपेंड्स अपॉन यू। ओके ओके सर, अब देखो पहले कंडीशन चेक किया करो, क्या इस पॉइंट पे दोनों फोर्स की टेल कनेक्ट है, कंडीशन चेक करो, टेल है। आपने देखा यार इस पॉइंट पे ना इस वाले फोर्स की तो टेल है, लेकिन ये फोर्स इधर से आ रहा है, देखो इधर से, इसका एरो इधर को है, तो इसका हेड है यहाँ पे, इस वाले फोर्स का F2 का तो हेड है, इसका हेड है और इसकी टेल है, मतलब दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम। बट मैंने आपको बताया था अगर एक का टेल हो एक का हेड हो, ठीक है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, आप इसको रिवर्स कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो हमें पता है ये केस है सब्ट्रैक्शन वाला, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनका रिजल्टेंट अगर निकालना चाहें तो एक ही जगह लिखेंगे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, और चूंकि एक की टेल एक की हेड जब भी होते हैं हम माइनस लेते हैं, माइनस लेंगे ना सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे इसको, अगर आप ध्यान से देखो इसको, सब्ट्रैक्शन का केस ये बन रहा है जो मैंने आपको लिखा था a प्लस माइनस ऑफ बी, यही तो लिखाया था, और इसको हम लिख सकते थे a माइनस बी, है ना, वेक्टर a माइनस बी, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लूं, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। फिर हमें कुछ भी इसको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप माइनस ले लोगे तो ध्यान रखना जब भी किसी पॉइंट में एक की टेल हो दूसरे का ऐड हो तो बस माइनस ले लेना, पुट करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा सर, देखो F1 कितना है 10 है, F2 भी कितना है 10 है, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60 ही है। ठीक है, तो यार सर ये बन रहा है आपके पास 10 10 10 100 प्लस 100 माइनस ये 200 है, 2 कैंसिल हो गया, 100 ही है, कैंसिल, cos 60 1/2 होता है ना यार, इतना तो पता ही होगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स अब जाओ जल्दी से सीखो उसको जाके, बहुत है ना, सारी मैथ आपको आनी चाहिए अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कुछ आना चाहिए आपको, मैंने बढ़िया तरीके से सारी चीज सिखा रखी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल, तो 100 बचा, यहाँ पे 10 न्यूटन बचा बाहर, तो जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी 10 न्यूटन ही आ रहा है, जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी 10 न्यूटन ही आ रहा है। आप बोलोगे यार सर अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो अगर इस पॉइंट O पर एक 10 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा होगा, एक 10 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब दोनों की टेल है यहाँ पे, इनके बीच में जो भी एंगल है, अब जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आप डायरेक्ट करोगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60, यहाँ प्लस लेंगे अब क्योंकि दोनों की टेल है ना, अभी तो बताया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना, पहली बात तो गलती नहीं करनी है, इस पॉइंट का ख्याल रखना। दूसरा तरीका भी तो होता है इसको इमेजिन करने का, पर ये ज्यादा इजी है आपके लिए, आप डायरेक्ट देखोगे डायरेक्ट उड़ा डालोगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट जो भी है हमारे पास एक एग्जांपल और मैंने यहाँ पे ले लिया, और आपको 2-3 क्वेश्चन मैं खुद कराने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम डीपीयू के थ्रू भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइस, सो यार मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कॉफी चाय जो भी है मेरे पास, ठीक है, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप मेरे से बहुत दूर हो, ठीक है, वरना हम साथ में मिलकर पीते कॉफी। ओके, रिजल्ट आ जाएगा तो पार्टी दे देना यार, पार्टी देने आ जाना या मेरे को बुला लेना, तो फिर मस्त तरीके से पार्टी भी करेंगे। ठीक है, ओके, तो क्या करना है सर, देखो उसने बोला है इफ मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। अब आपको तुरंत आइडिया लग गया होगा यार सर ये मैग्नीट्यूड है सम का, दो वेक्टर के सम का, और ये मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर के डिफरेंस का, और इनके बीच में एंगल निकालना है, a और b के बीच में एंगल निकालना है। तो पता है क्या करना है, कुछ भी पूछे इस पे ध्यान दिया करो। हमें पता है कि जब वेक्टर दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड होता है तो हम उनका रिजल्टेंट लिख सकते हैं, क्या याद करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही तो है इन दोनों के सम का। और जब डिफरेंस होता है तो भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिखेंगे, याद करो क्योंकि यहाँ माइनस है, ये सब्ट्रैक्शन वाला केस है। अब देखो इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर ले लो, दोनों साइड का रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, अब जब रूट हटेगा ना, देखो कुछ चीज कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचा 2ab cos थीटा और इधर बच गया माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 4 हो जाएगा ना, 4ab cos थीटा, और ये हो जाएगा 0। तो ये 4ab जो है ये पूरा 0 में जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, देखो ना 0/4ab आएगा, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है। ये कब पॉसिबल है, जब cos 90 हो, यानी थीटा इनके बीच में कितना है 90 डिग्री। मतलब इसका मैग्नीट्यूड, सम का मैग्नीट्यूड और उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तभी इक्वल हो सकता है जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर ए इधर होना चाहिए, वेक्टर बी इधर होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है।
ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ओके। और भी करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके यार, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑसम आपके लिए होने वाला है, ये कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके मन में चले आ रहे बहुत सारे डाउट जो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आपने कभी सॉल्व किए होंगे, आज आपके उड़ा देंगे, हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या है सर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जिससे कि ये क्वेश्चन लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी था, क्योंकि इसको लिखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे बोला है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एंड विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, ठीक है। उसने बोला कि इन गिवन पेयर ऑफ फोर्सेज में से पहले ऑप्शन में 2 फोर्स 1 न्यूटन के हैं, दूसरे में भी 2 न्यूटन है, फिर तीसरे में 1 न्यूटन 4 न्यूटन, फिर इसमें 1 और 3 न्यूटन। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। मतलब इन दोनों जो फोर्स आपको दे रखे, पेयर में जो फोर्स दे रखे हैं, उनका जो रिजल्टेंट है इनमें से कौन सा है जिसका कभी भी रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं होगा। किस पेयर ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। तो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, देखो भाई, मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, रिजल्टेंट, इट मे बी a प्लस बी, ठीक है, और इट मे बी a माइनस बी। मतलब अगर वो a प्लस बी है तो ये ऐड हो रहा है, तो ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमेशा याद रखना। और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि 0 पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री पे रिजल्टेंट मिनिमम होगा। और जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू से इक्वल या कम होगा। ये देखो, कम है या इक्वल हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा है या इक्वल हो सकता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ये आपने याद रखनी है। और आपको पता है ये उस रिजल्टेंट फोर्स की, यानी ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम का मतलब मैक्स होगा, और ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है, ये आपका मिनिमम होगा। सॉरी, दिस इज मिनिमम, क्योंकि ये डिफरेंस है, एंड दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज होगी, यानी फोर्स की मिनिमम रेंज, फोर्स की मैक्सिमम रेंज। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं इन दो वैल्यू के बीच में ही लाई करता है। और वो बोल रहा है इनमें से कौन सा वो पेयर है जिसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन कभी भी नहीं हो सकता। तो चेक करें, आ जाओ देखो, अगर मैं इस ऑप्शन को ले लूं और इस कंडीशन पे अप्लाई करूं, ये कंडीशन बोलती है पहले a माइनस बी ले लो, ठीक है, जो इसमें से बड़े वाला है ना उसको a मान लो, जो छोटा है उसको b माना करो, ठीक है। तो ये तो दोनों ही सेम है सर, तो 1 माइनस 1 करूंगा तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस 1 करूंगा तो ये तो 2 आ गया, 2 आ रहा है, जबकि उसने बोला ऐसा पेयर लेना है जिसका रिजल्टेंट 2 ना हो किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ तो 2 आ रहा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब ये पेयर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसका रिजल्टेंट तो 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम से मैक्सिमम रेंज देख रहे हैं, उसी में लाई करेगा ना सब कुछ यार, मिनिमम से मैक्सिमम में ही आती है ना सारे फोर्स, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड को जब चेक करेंगे 2 माइनस 2 0 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, यानी इसकी रेंज आ रही है रिजल्टेंट की 0 और 4 के बीच में। इसका मतलब देखो ना, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, इसका मतलब 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आएगा, मतलब 1 2 3 इनके बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब 2 हो सकता है कहीं ना कहीं, यानी दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, 2 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसकी रेंज 0 और 4 के बीच में, और 0 और 4 के बीच में 2 तो पक्का आएगा, 3 भी आएगा, 1 भी आएगा, ठीक है। उसने बोला 2 नहीं होना चाहिए, उनका रिजल्टेंट 2 नहीं होना चाहिए। ओके ओके, अब इस पे आ जाओ, इस वाले पे आओ, तो जो बड़े वाला है उसको a मानना है, तो लेट्स सी आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। तो पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 माइनस 1, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो r, और फिर 4 प्लस 1, ठीक है, तो ये आएगा 3, और यहाँ पे बचेगा 5। तो इसकी रिजल्टेंट जो है, इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 3 और 5 के बीच में है, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो इसके बीच में 4 आ रहा है, केवल 2 है ही नहीं, मतलब ये करेक्ट है, मतलब इसमें 2 है ही नहीं, ये करेक्ट है, मतलब दिस पेयर है ना ऐसा रिजल्टेंट देगा जिसका रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन नहीं हो सकता, ठीक है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, बट 2 नहीं हो सकता। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत है, अगर करना चाहते हो तो देख लो इसको, ठीक है। कैसे देखेंगे सर, ये 1 है, ये 3 है, तो 3 को a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे अप्लाई करो 3 माइनस 1, ठीक है,
और यहाँ पे अप्लाई करो r 3 + 1 वो 3, ये बनेगा आपके पास 2 और ये आ गया आपके पास 4। ये तो ऑब्वियसली 2 आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पे तो, ठीक है, यहाँ पे तो 2 पहले ही मिल गया सब्ट्रैक्ट करके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको दिख गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने कैसे क्रैक करना है। होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेहतरीन तरीके से। बहुत औसम है ये, ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे, और इस तरीके से आप उनको उड़ा सकते हो कंसेप्ट वाइज, ओके। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बुक में और आपके डीपीपी में आपको दिए जाएंगे, जो आपने प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे औसम है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये माना जाता है दोस्तों। इसको डिस्कस कर लेते हैं तो और अच्छे से आपको एप्लीकेशन करना आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम डीपीपी के थ्रू ही सॉल्व करेंगे और बढ़िया तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट का यूज करके, ओके। उसने बोला है इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, इज, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, बहुत ध्यान से करना इसको, है ना, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत खोटा सा है, ठीक है। उसने बोला इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, सबसे पहली बात 2 यूनिट वेक्टर आपके पास होंगे, उनका सम की बात कर रहा है, इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब उनका जो सम होगा वो भी एक यूनिट वेक्टर ही होगा। तो बताओ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब सपोज करो पहला यूनिट वेक्टर है n1 कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर है n2 कैप, ऐसे समझ लो। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, n1 कैप माइनस n2 कैप का मैग्नीट्यूड ये निकालना है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना, वरना सॉल्यूशन ही क्या करेंगे हम, ठीक है। सो ध्यान से, बहुत ध्यान से, उसने बोला सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, एक यूनिट वेक्टर ही है, तो हम क्या मानेंगे, लेट्स सी एक नया यूनिट वेक्टर, इसको n मान लो, n कैप। तो उसने बोला जो n कैप है ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी n1 + n2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर हमें निकालना है इन दोनों यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ये आंसर चाहिए। तो देखो भाई कैसे निकालोगे, उड़ा देंगे ना, कैसे, इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर a मान लो, इसको, है ना, वेक्टर मान लो कुछ इसको a, और इसको थोड़ी देर के लिए कुछ वेक्टर b मान लो। और याद करो, देखो इसको जगह अगर मैं a - b लिखूंगा तो याद आ गया आपको क्या बन गया, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है 2 वेक्टर के। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, देखो, √(a² + b² - 2ab cos θ, यही होता था, ठीक है, यही होता था, है ना, यही होता था। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे mod ऑफ n1 कैप माइनस n2 कैप, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट में n1 कैप, ठीक है, जो है n1 जो है, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस n2 का वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2 n1 कैप का मैग्नीट्यूड n2 कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा, जो भी होगा। सिंपली इसी के भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है लेकिन यहाँ अंदर मैग्नीट्यूड लेते हैं केवल, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा n1 कैप का, वो इस तरीके से लिखा जाएगा, वो इस तरीके से, सिंपल है यार, ओके। ये हम निकालेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, आप जो पूछा है मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये मैंने बताया था यूनिट वेक्टर में अभी अभी, ठीक है। तो बस पुट कर दो, यहाँ पे भी 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर -2 × 1 × 1, भाई इसका मैग्नीट्यूड भी तो 1 ही होगा, इनटू कॉस थीटा, ठीक है सर। तो अंदर रूट में क्या बचा, ये 1 स्क्वायर, ये हो गया 2 आ गया ये, और -2 कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया इनका 2 यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर थीटा पता चल जाए ना यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हमें कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू पता चल जाए, वो इसकी हेल्प से निकाल जा सकती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इनका जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो ना, बोथ साइड टेकिंग द मैग्नीट्यूड। अगर दोनों साइड इसका मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है, ले लिया, तो ये तो हो गया 1 ऑलरेडी, क्योंकि ये n कैप का मॉड है तो ये तो 1 ही हो गया। लेकिन ये दोनों के सम का मैग्नीट्यूड है, तो इसकी जगह क्या फॉर्मूला रख दोगे, ये वाला यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट वाला याद करो, तो अंडर रूट में आप लिखोगे n1 का मैग्नीट्यूड, n1 कैप का n2 कैप का मैग्नीट्यूड प्लस 2 n1 कैप इंटू n2 कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा, हो गया कि नहीं। और ये तो 1 ही आ गया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ बचेगा 1 प्लस ये भी होता है 1,
प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं एक 1 से एक 1 कैंसिल, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा। तो यहाँ देख सकते हो आप cos थीटा आ जाएगा, ये 1 इधर लेके आओगे तो -1/2, 2 इसके डिनोमिनेटर में आएगा। और cos थीटा -1/2 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रेशियोज आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनकी वैल्यूज। तो थीटा यहाँ से दिख रहा है आपको -120 डिग्री, अगर थीटा पूछे तो 120 डिग्री, अदरवाइज cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो n1 कैप माइनस n2 कैप, ये आ गया आपके पास अंडर रूट में 2 - 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। तो मतलब आपका आंसर आ गया n1 कैप माइनस n2 कैप का mod अंडर रूट 3, दिस इज योर आंसर, है कि नहीं। ऑसम प्रॉब्लम है ये, बेहतरीन। इसको सॉल्व कराना चलो आप याद भी रख सकते हो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एज इट इज आएगा, लैंग्वेज याद रखना, इसका आंसर याद रखना, √3 होगा। जब भी कभी बोले 2 यूनिट वेक्टर का सम एक वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर ही है ऑलरेडी, और उनका डिफरेंस निकालो, तो हमेशा आंसर यही रहता है, √3 रहेगा, ठीक है। बट इसमें जो कंसेप्ट हमने अप्लाई करना सीखा है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल कर लेना, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है ना। तो यार ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी क्वेश्चन डीपीपी में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं दूंगा, ठीक है। वैसे भी ये चैप्टर हमने इसलिए पढ़ना है जिससे हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए आगे नेक्स्ट आने वाले फिजिक्स के चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपने, अच्छे से करनी है, नोट्स बनाने के बाद फिर से उसको रिवाइज करना है, रिटन प्रैक्टिस करते रहना है बस, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।